हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्लास के जो मेडिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द मेन बेसिक यूज ऑफ दिस मेडिसिन्स। फिर उनके डोजेस के बारे में हम जानेंगे। फिर किस तरह से ये मेडिकेशंस काम करते कि जिसको हम कहते हैं उसके मोड ऑफ एक्शन या फिर उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एज वेल एज उनके जो इफ़ेक्टिव डोजेस क्या होते हैं, किस तरह से उसको ली जाती है और कौन कौन से उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो टाइटल स्लाइड को थोड़ा हम समझ ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ब्रांड्स देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशंस है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटोप्राजोल्स के गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट देख सकते हैं। नीचे भी पेंटोप्राजोल सोडियम गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट है। यहाँ पे जो आप देख सके तो रेबिप्राजोल सोडियम के टैबलेट्स है एज पर आईपी, और यहाँ पे जो है वो है ओमिप्राजोल के कैप्सूल्स। तो ये सारे मेडिकेशंस आप यूज़ करते हो क्योंकि जब आपको कोई ना कोई हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रिलेटेड कोई डिसीज़ हो तो उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है। तो डिटेल में जानते हैं अब ये मेडिकेशंस के बारे में ये वीडियो लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए 1 lakh फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। टेस्ट सीरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9016312020। तो अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर को एक्सेस करके आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं ऑन फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर ए मेंबर ऑफ क्लास ऑफ मेडिकेशन, क्लास ऑफ medications whose main aim or action is to profound and prolong reduction of stomach acid production। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है उनका जो काम होता है रिड्यूसिस द एसिड, या फिर जो हम कहते हैं कि जो हमारा स्टमक के अंदर जो स्टमक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको और उसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस करने का काम करते हैं कि जब वो सीक्रेट होता है तो वो सीक्रेट होने का जो टाइम पीरियड है या फिर वो कितने टाइम तक सीक्रेट होते हैं, तो उसको जो नॉर्मल कंडीशन में जो समझो कि कोई डिसीज कंडीशन के कारण एक्सेसिव अमाउंट में ये स्टमक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कारण आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। जैसे कि एसिड जब इंक्रीज होता है स्टमक में तो ये एसिड इंक्रीज होने के कारण कि जो आपका स्टमक एसिड है ये समझो कि यहाँ पे नॉर्मल रेंज तक है तब चलो सही है, बट समझो कि और ज़्यादा उसकी अमाउंट इंक्रीज होती जाती है तो उसके कारण सबसे पहले तो पेशेंट जो है वो एसिडिटी जैसा फील करता है कि जो एसिडिटी या फिर हाइपर एसिडिटी कहते हैं वो। फिर ये एसिड जो है वो ऊपर ईसोफेगस की ओर भी जा सकता है कि जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज की जो GERD कहा जाता है। फिर एक्सेसिव एसिड समझो कि स्टमक में रहेगा तो आगे जाके वो स्टमक के अंदर कर सकता है अल्सर, आगे जाके वो पेप्टिक अल्सर या फिर और भी समझो कि कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हो सकते हैं।
वो एसिड ज़्यादा समझो कि नीचे की ओर जाता है तो ये डिओडेनल के रीजन में डिओडेनल अल्सर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक्सेसिव एसिड्स के कारण कि जो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी की जो बैलेंसिंग, तो एक होता है हमारा वात पित्त की जो हमारा एसिड है, और तीसरी चीज़ जो है वो कफ कहा जाता है। कि आयुर्वेदा के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स प्रॉपर बैलेंस होते हैं, दैट इज वात पित्त एंड कफ। वात मतलब कि वायु की जो गैस है, पित्त मतलब कि जो हमारे बॉडी का एसिड, एंड थर्ड चीज जो कफ की जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में कफ या फिर उसको म्यूकस भी कहते हैं। तो ये तीनों जब प्रॉपर बैलेंस हो तब तक कोई डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स नहीं होते, बट जब इम्बैलेंसिंग होती है तो उस वक्त अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब ये एसिड एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होता है तो उस वक्त उसको सीक्रेट करने वाले जो पंप जो होते हैं कि जो हम कहते हैं कि प्रोटॉन पंप्स, तो प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट करना जरूरी होता है कि जिसके कारण ये पंप इनहिबिट हो जाएंगे तो जो सेल ये एसिड सीक्रेट करते हैं हमारे स्टमक के अंदर, वो सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि क्या कर देती है, प्रोलॉन्ग रिडक्शन करती है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन का बाय इनहिबिटिंग द प्रोटॉन पंप्स, एंड पीपीआई वर्क बाय इनहिबिटिंग द सर्टेन स्टमक सेल फ्रॉम पंपिंग एसिड इनटू द स्टमक। कि स्टमक के जो लाइनिंग्स होती है, कि ये वाले जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं स्टमक के, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो सीक्रेट करते हैं एसिड। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का टारगेट यही होता है कि ये जो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं कि जो सीक्रेट करते हैं स्टमक एसिड, उनको कर देना है इनहिबिट। अगर वो सेल्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो एसिड सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, और उसके कारण जो लेवल मेंटेन है एसिड का वो फिक्स रहेगा, और एक्सेसिव एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। बिकॉज जितना नॉर्मल चाहिए उतना ही ओके है, बट जब एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता हो तो उसको इस तरह से हम मेडिकेशन से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैबलेट जो आप देख सकते हैं ये वाली, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टर्न ऑफ प्रोटॉन पंप्स एंड रिड्यूस द एसिड। की ये जो मेडिकेशन जब यहाँ पे पहुँचती है तो वो मेडिकेशंस की जो इफेक्ट के कारण एसिड सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। कि एसिड प्रोड्यूस बाय प्रोटॉन पंप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे इसोफेगस, और ये है मेडिकेशंस की जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को कब लेना है, कि जब आपको हार्ट बर्न होता हो या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड कोई भी डिसीज होगी जिसके कारण आपको एक्सेसिव एसिडिटी हो जाती है, तो दे टेकन 30 to 60 मिनट्स बिफोर अ मील। ये खास समझिए कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के जो मेडिकेशन है वो बिफोर मील लिए जाते हैं। कि खाना खाने से पहले, या फिर समझो कि आप की हैबिट ऐसी कि आप ब्रेकफास्ट से पहले लेते हैं, तो ऑलवेज बिफोर मील ही उसको ली जाती है। तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड पीपीआई कैन प्रिवेंट और रिड्यूस द हार्ट बर्न ड्यू टू द excessive acid. However, they do not work as well when taken on demand as they do when taken over a period of time. कि जब उसकी तुरंत आप यूज़ करेंगे, कि समझो कि खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी फील हुई, और फिर आप समझो कि ये मेडिकेशंस लेते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। बट जब आप उसको बिफोर मील लेंगे तो जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। कि टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर द इफेक्ट ऑन डे टाइम गैस्ट्रिक एसिडिटी ऑफ ओमिप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल डेली टेकन 15 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट with that of the same drug taken without a meal। कि जब आप इफेक्ट जब चेक करते तो उसमें जब बिफोर मील मेडिकेशंस दी जाती है तो उस वक्त उसके जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमें अच्छे मिलते हैं
कंपेयर टू द with or without meal with that of same drug taken without a meal और with meal। तो मेनली आपको ये चीज़ ही याद रखनी है यहाँ पे ये स्लाइड के अकॉर्डिंग टू कि समझो कि आप ओमिप्राजोल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लैंसोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट आधा घंटे पहले आपके खाने के 30 मिनट्स या 60 मिनट्स से पहले ये टैबलेट्स जो है वो आपको लेनी चाहिए कि जिससे कारण उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आपको अच्छी मिलेगी। तो मेडिकेशंस के एग्जांपल देखें तो सबसे पहले समझते हैं कि अवेलेबल ओवर द काउंटर कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम कहते हैं दैट आर ओमिप्राजोल, इसोमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड ज़ैगेरिड। तो जो ज़ैगेरिड है वो कॉम्बिनेशन है ओमिप्राजोल विथ सोडियम बाइकार्बोनेट कि इस ओमिप्राजोल के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ये जो मेडिकेशन है वो काफ़ी पावरफुल रहती है कि जो कहे कि हार्ट बर्न रहता है किसी को एसिडिटी के कारण तो वो अच्छे से ठीक करता है और ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है ओवर द काउंटर। और ये मेडिकेशंस आप जो है वो बिफोर मील यूज़ करेंगे तो अवेलेबल ओवर द काउंटर ये खास कि जो हम ओटीसी मेडिकेशंस कहते हैं ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंसोप्राजोल लेंजोल 30 की जो 30 mg उसकी स्ट्रेंथ है और ओमिप्राजोल के कैप्सूल्स आप देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है 20 mg। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अलग अलग डोजेस कि जो ओमिप्राजोल है उसका डिफाइंड डेली डोज की जो इक्विवेलेंट हम कहे तो 20 mg जितना है। पेंटोप्राजोल देखें तो 40 mg, फिर इसोमिप्राजोल उसका 30 mg जितना डोज, लैंसोप्राजोल 30 mg की जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और इक्विवेलेंट डेली डोज रहता है एंड रेबिप्राजोल का रहता है 20 mg। तो यहाँ पे आप लेबल्स भी देख सकते हैं मेडिकेशंस के ऊपर कि जो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस आप देख सकते हैं लैंसोप्राजोल 30 mg का आप देख सकते हैं, ओमिप्राजोल के कैप्सूल्स 20 mg स्ट्रेंथ में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ऐसे मेडिकेशंस सेम क्लास के अंदर की जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर तो दे आर रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल एंड थर्ड दैट इज डेक्सलांसोप्राजोल। तो डेक्सलांसोप्राजोल डिले रिलीज कैप्सूल आप देख सकते हैं उसकी भी स्ट्रेंथ है 30 mg। पेंटोप्राजोल का 20 mg का यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मुलेशन मार्केटेड एंड नीचे जो है वो पेंटोप्राजोल सोडियम का 40 mg का मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। तो रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड डेक्सलांसोप्राजोल जो है वो रहेंगे स्पेशली RX ओनली कि यह आप ओटीसी नहीं ले सकते, उनको जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही पेशेंट को दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेबिप्राजोल सोडियम टैबलेट्स एज पर IP जिसकी स्ट्रेंथ है 10 to mg। तो इसका हम टैबलेट का लेबल अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है कि ईच एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कंटेन रेबिप्राजोल 20 mg, फिर स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस एंड कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। और RX खास लिखा है कि RX ओनली रहते हैं ये रेबिप्राजोल सोडियम के टैबलेट्स। तो बिफोर मील खास एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन आपको ये मेडिकेशंस यूज़ करनी होती है और उसके हमने डोजेस भी जान लिए। तब जान लीजिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड सीक्रेट होता है वो किस तरह से होता है स्टमक के अंदर कि हाउ इज एसिड सीक्रेटेड इन द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो एक स्पेशलाइज सेल होते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जिसमें लिखा था कि स्पेशल सेल, तो ये स्पेशल सेल का जो नाम है वो है पेरिएटल सेल। पेरिएटल
cell. तो acid is secreted by parietal cells in the proximal 2/3 of the stomach. कि जो 2/3 पोर्शन जो हम कहते हैं स्टमक का, कि जो प्रॉक्सिमल रीजन है स्टमक का, वहाँ पे आए जो पेरिएटल सेल है वो सीक्रेट करते हैं एसिड. और ये गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हमारे फूड के, जब हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. तो गैस्ट्रिक एसिड एड द डाइजेशन बाय क्रिएटिंग द ऑप्टिमल पीएच फॉर पैप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंड बाय सिमुलेटिंग पैंक्रिएटिक बायोकार्बोनेट सिक्रेशन. की जो हम फूड लेते हैं जो भी, तो उसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए वो सेटअप करने के लिए हमारा गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है. तो यहाँ पे रहे जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं वो उसके अंदर काम करते हैं. और पेरिएटल सेल में देखिए कि आप यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन का ये सिंबल, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन. तो यहाँ पे रहे जो प्रोटॉन पंप्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप्स है कि ये वाला, कि ये जो सिंबल भी दिया है प्रोटॉन पंप, वो काम करते हैं कि जिसके कारण जो ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रिक पीट, ये पेरिएटल सेल का रीजन और इनटू द ब्लड. तो HCO3 है Cl- वो ब्लड के अंदर जाते हैं और पेरिएटल सेल में रहा H2 और CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम के कारण H2CO3 के अंदर कन्वर्ट होता है और H2CO3 में से H+ और HCO3- जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है. तो ये जो H+ है वो जो है, जो हम कहते हैं कि प्रोटॉन पंप जो है वो उसको जो ल्यूमेन है गैस्ट्रिक पीट का, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करते हैं. और H+ के साथ Cl- भी आते हैं और ये H+ और Cl- कंबाइन होके H+ और Cl- तैयार करते हैं HCl, कि जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये HCl ही है हमारा स्टमक एसिड. तो ये जो स्टमक एसिड जो है जो फॉर्म हुआ वो तभी फॉर्म होता है कि जब Cl के साथ H+ जो है वो कंबाइन होते हैं. तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशंस क्या करती है, ये जो पंप है कि ये जो H+ है उनको यहाँ की ओर भेजने का काम करते हैं. तो समझो कि ये पंप यहाँ से इनहिबिट हो जाता है तो ये H+ जो है यहाँ पे नहीं आएंगे और H+ नहीं आएंगे तो Cl- का कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज H+ होगा और Cl होगा तो ही वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके HCl बनाएंगे. तो यही मैकेनिज्म है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के जो मेडिकेशंस डेवलप हुए तो ये यही कॉन्सेप्ट से डेवलप किए गए कि पेरिएटल सेल के अंदर जो H2 और CO2 कंबाइन होकर H2CO3 बनाते हैं, H2CO3 में से HCO3- एंड H+ फॉर्म होते हैं. ये HCO3 तो ब्लड के अंदर चला जाता है, बट H+ को जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं वो यहाँ पे कि जो ल्यूमेन कहते हैं गैस्ट्रिक पीट का, वहाँ पे भेजती है और वहाँ पे ये H+ और Cl- कंबाइन होके बनाते हैं स्टमक एसिड. और ये जब कोई डिसीज कंडीशन ना हो तो ये नॉर्मल अमाउंट के अंदर H+ और Cl- प्रोड्यूस होते हैं. बट समझो कि ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो उस वक्त ज़रूरी होता है ये प्रोटॉन पंप को टेम्पररी जो है वो ब्लॉक करना, कि जिसके कारण रिड्यूस हो सकता है स्टमक एसिड का प्रोडक्शन. तो यहाँ पे समझिए मैकेनिज्म के अंदर कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय selectively and non-competitively inactivating and block the H+ K+ ATPase पंप. कि जो हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा कि जो पंप जो है हमारा
कि ये वाला कि H प्लस K प्लस ATPase पंप की जो H प्लस एंड Cl माइनस को यहाँ पे बेचते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं स्टमक एसिड की जो HCl है, कि ये Cl माइनस यहाँ पे आएंगे और H प्लस, तो H प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके बनाते हैं ये HCl। तो PPI क्या करते हैं, ये H प्लस का यहाँ पे आना ही ब्लॉक कर देते हैं, तो जिसके कारण H प्लस तो आ नहीं सकेगा। H प्लस नहीं आएगा तो बिना H प्लस के क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा एसिड सिक्रेशन। तो इस तरह से हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मेडिकेशंस जो है वो काम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेरिटल सेल बट पॉसिबली ओनली दोज दैट आर एक्टिवली सिक्रेटिंग द एसिड्स, कि स्पेशली जो H प्लस K प्लस ATPase जो पंप होता है या फिर जो हम उसको दूसरे वर्ड में प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, तो ये प्रोटॉन पंप को ये कर देती है, मेडिकेशंस इनहिबिट कर देती है या फिर ब्लॉक कर देती है। दिस माइट imply that stimulation of acid secretion by meal is necessary for optimal inhibition of gastric secretion। तो ये है मेन मैकेनिज्म ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सब जान लेते हैं उसके यूजेस। तो रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स, कि जब एसिड आपका इसोफेगस की ओर रिफ्लक्स होता है और उसके कारण क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज की जिसको हम कहते हैं GERD। तो ये उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए GERD को ये मेडिकेशंस हम यूज़ कर देंगे, जिसके कारण ये पेंटोप्राजोल या फिर ओमिप्राजोल, इसोमोप्राजोल, लेंसोप्राजोल कोई भी PPI लेने से ये एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होना हो जाएगा स्टॉप, और जिसके कारण GERD के जो सिम्टम्स में से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। फिर ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर भी ये मेडिकेशंस पेशेंट को दिए जाते हैं। ट्रीट और डियोडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हम कहते हैं, एंड ट्रीट एंड डैमेज टू द लोअर इसोफेगस कोज बाय ट्रीट डैमेज टू द लोअर इसोफेगस कोज बाय एसिड रिफ्लक्स, कि समझो कि ये एसिड ऊपर की ओर रिफ्लक्स होता रहता है तो उसके कारण जो लोअर इसोफेगस का जो रीजन डैमेज होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ये मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। एंड टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ एसिडिटी, इवन जब किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है या फिर कोई मेडिकेशंस के कारण एसिडिटी होती है तो एंटीबायोटिक्स के साथ भी कई बार जो है वोमिप्राजोल है या फिर रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ऐसे मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन में दी जाती है कि जिसके कारण एसिड सिक्रेशन जो है वो कंट्रोल में रहे और एक्सेसिव एसिड जो है वो सिक्रेट ना हो और पेशेंट को एसिडिटी में से रिलीफ मिल सके। फिर हम समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो न्यूमेरस साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये समझिए कि न्यूमेरस साइड इफ़ेक्ट, इसलिए ये बात है कि जब आपको ज़रूरत है तो उतने डोजेस में ही यूज़ करें, इसका एक्सेसिव यूज़ ना करें। डू नॉट यूज़ इन ए एक्सेसिव द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बिकॉज उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक नियोप्लाजिया, कि गैस्ट्रिक नियोप्लाजिया होने के रिस्क इससे बढ़ जाते हैं। किडनी डिसीज़ हो सकती है कि एक्सेसिव अमाउंट में ये मेडिकेशंस लेने से किडनी डिसीज़ हो सकती है। डिमेंशिया, कि जिसको हम कह सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग एबिलिटीज़ जो होती है, कि जो स्पेशली हमारे ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड हो सकता है पेशेंट को प्रॉब्लम। फिर लीवर डिसीज़ भी हो सकती है उसके अंदर और फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पे पॉइंट समझिए, डायग्राम के साथ समझिए। तो सबसे पहले यहाँ से कि गैस्ट्रिक नियोप्लाजिया, तो
एक्सेसिव पीपीआई के कारण कार्सिनोमा हो सकता है वहाँ पे, कि जिसको गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया हम कह सकते हैं। स्पेशली कि एक्सेसिव ये मेडिकेशंस भी फिर वहाँ पे अपने साइड इफ़ेक्ट्स देती है और जिसके कारण गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया हो सकता है। सेकंड समझे तो ये आपकी किडनी, तो किडनी डिसीज हो सकती है। थर्ड पॉइंट समझिए तो डिमेंशिया, कि जो हमारे ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, कि आपकी मेमोरी का लॉस होना, लैंग्वेज का जो अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अंडरस्टैंडिंग होता है या फिर आपकी एबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एज वेल एज थिंकिंग एबिलिटीज होती है, वो सब होती है लॉस ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फिर लीवर डिसीज, कि जो आपका ये लीवर है वो उसके अंदर डैमेज हो सकता है, कि जिसको हम दे सकते हैं नंबर 4। और फिफ्थ नंबर में आप देखें तो आपके बॉन्स जो है वो वीक हो सकते हैं और उनकी जाके उनका हो सकता है फ्रैक्चर। तो सभी पॉइंट समझिए कि जो फ्रैक्चर यहाँ पे नंबर 5, नंबर 2 वाला देखिए किडनी डिसीज, नंबर 1 दैट इज गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया, नंबर 4 दैट इज लीवर डिसीज, नंबर 3 कि जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा दैट इज द डिमेंशिया। तो ये साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज करने से। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्पेशली ऑन द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। वीडियो को जरूर से लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप 9426180836। So get the links of PharmaRox app in a description box. Access करिए study material, test series and video lecture on app PharmaRox. So good luck and all the best.